बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 246 किस्सा सुन चुके हैं और अब 247 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब हमारा रुख जनूब की तरफ था और कांकरेड हमारे त्यारे के पीछे आ रहा था। F-16 त्यारों के स्क्वाड्रन का दूर दूर तक पता नहीं था। ये बात यकीनी थी कि अब वो हमारा ताकुब करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अहमद रश ने सूरत-ए-हाल की संगीनी उन पर साबित कर दी थी। उसके इस इकदाम से मेरा इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत थी कि उसकी सफाकी के नताइज मुस्बत निकले थे। हम खतरात से महफूज हो गए थे। मुझे ये बात भी अच्छी नहीं लगी। मुझे तो खतरात से खेलने में लुत्फ आता था। इधर कांकरेड में जैकब के अलावा तमाम लोग काकपट से बाहर चले गए थे। जैकब बदस्तूर काकपट में मौजूद था। मैं उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकता था कि जैकब शर्मिंदा है और वो इस साने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसके लिए VIP मुसाफिरों का सामना करना आसान नहीं था। हमारे त्यारे की बुलंदी तेज़ी से कम हो रही थी। कांकरेड भी हमारी पैरवी में बुलंदी कम करता जा रहा था। मुझे मालूम था कि हमें E-2D रेडार पर साफ देखा जा रहा होगा, लेकिन इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करने की सूरत में हम उस जदीद तरीन रेडार की जद से भी बाहर निकल जाते। इस वक्त हम सीनाई के साहिल पर परवाज कर रहे थे। रफ्तार पे माह के मुताबिक हमारा जहाज सिर्फ 250 की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। मुझे मालूम था कि इस कम रफ्तार से उड़ने पर कांकरेड के इंजन जवाब दे जाएंगे। हमने बुलंदी भी बेहद कम कर दी थी। सिर्फ 300 फीट की बुलंदी पर परवाज करते रहना कांकरेड के लिए एक नया और दिलचस्प तजर्बा साबित हो रहा था। इतनी कम बुलंदी पर परवाज करने के लिए बैकर को त्यारे की चोंच झुकानी पड़ी होगी ताकि सामने का मंजर उसे बखूबी नजर आ सके। मैंने अहमद रश से कहा। उसे जवाब में कहका लगाया, मैं अपने त्यारे की रफ्तार और कम कर रहा हूँ। उसने कहा, रफ्तार मजीद कम मत करना रश। मैंने तेजी से कहा, कांकरेड के इंजन सील्ड भी हो सकते हैं। अहमद रश फिर हंसा, क्या मुहिब परिंदा है, मगर हमने उसे बकरी बनाकर रख दिया है। तुम्हें मालूम है इतनी कम बुलंदी और इस कदर कम रफ्तार पर उड़ने की वजह से कांकरेड पर क्या गुजर रही होगी। अहमद रश ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। त्यारों के बारे में मेरी मालूमात बहुत कम है। मैंने सुना है कि तुम त्यारों के बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसलिए तो मुझे इस मिशन का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त कांकरेड त्यारा तकरीबन 600 किलोग्राम फी मिनट के हिसाब से ईंधन जला रहा होगा। रश का मुंह हैरत से खुल गया। 600 किलोग्राम फी मिनट? उसने हैरत से कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया, और उन्हें त्यारे का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 10 नंबर के दरमियानी टैंक में ईंधन भरना पड़ेगा। मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, रश बुड़बुड़ाया। वाकई तुम्हारी मालूमात हैरत अंगेज है। इस वक्त हम जिस मुकाम पर परवाज कर रहे थे वहाँ हमारी दाईं जानिब नहर सुएज थी और हमारे नीचे दरिया मतला था। सामने जमीन की सतह बदतरीज बुलंद होती दिखाई दे रही थी। काफी फासले पर सहराए सीना के जनूब में वाक़े पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा था। उस पहाड़ी सिलसिले में वाक़े कोई पहाड़ी भी 2500 फीट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। दफादन ट्रांसमीटर जाग उठा। कांकरेड का पायलट हमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। रश, लेयर, हम इतनी नीची परवाज नहीं कर सकते। बैकर की आवाज सुनाई दी, तुम सुन रहे हो रश? कांकरेड गिरकर तबाह हो जाएगा। रश कोई जवाब देने ही वाला था कि मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया और वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। हमारी तरफ से कोई जवाब ना पाकर बैकर ने फिर अपनी बात दोहराई और उसके बाद वो बरहम होकर गालियां बकने पर उतर आया। मैंने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ किया और रश से बोला, बैकर का कहना दुरुस्त है, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है, त्यारे को बुलंद करना शुरू कर दो। उसने सर को इस बाती जुम्बश दी और रेडियो ऑन कर दिया। अब हम जहाज के काकपट में होने वाली गुफ्तगू दोबारा सुन सकते थे। इस बात के क्या इम्कान है कि हमारा जमीनी अमला हमारी नकलो हरकत से वाकिफ होगा। जैकब की आवाज़ बहुत देर बाद सुनाई दी थी। इस वक्त सतह ज़मीन से हमारी बुलंदी तकरीबन 0 के बराबर है। बैकर ने जवाब दिया, अगर E-2D रेडार में किसी किस्म का कंप्यूटर नस्ब है जो अर्दी नशीबो फराज से मुबर्रा होकर अपना काम जारी रख सका है, ताम चूंकि हम काफ़ी देर से मिस्री इलाके पर महवे परवाज हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो अब भी हमारी पोजीशन से वाकिफ होंगे। लेकिन हमें रेडार पर तो नहीं देखा जा सका होगा, ताम मुमकिन है कि हमें बगैर रेडार पर देख लिया गया हो। लेकिन जब तक मिस्री हुकाम ये मालूम करने में कामयाब होंगे हम कौन है और कहाँ सानिया रूनुमा हुआ है, हम बहरा अहमर पहुंच चुके होंगे। बहीरा अहमर?
जैकब की हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। हाँ, जिस रुख पर हम परवाज कर रहे हैं, अगर उसी सिमत में परवाज करते रहे तो बिलाखिर हम बखीरा अमर जा निकलेंगे। उस वक्त तक अगर किसी तरह मिस्री हुकाम असल सूरत हाल से आगाह हो भी गए तो वो चाहने के बावजूद भी हमारी मदद नहीं कर सकेंगे। इस वक्त भी नहीं कर सकते, क्या समझे? समझ गया, जैकब की आवाज़ आई। अब मुझे मिसाइल मारने के बारे में लास्कोव की तजवीज़ याद आ रही है। काश उस तजवीज़ पर अमल दरामद हो गया होता। जो नहीं हो सका उसे रोना ला हासिल है। ये सोचो कि अब करना क्या है। बैकर ने कहा, अगर हम लास्कोव के रेडार पर ज़ाहिर हो सकें तो क्या इस तजवीज़ पर अब अमल नहीं हो सकता? जैकब ने पूछा। अमल हो क्यों नहीं सकता, लेकिन उसके लिए 2 शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। कौन सी शराइत? नंबर 1, हम अंधेरा होने के बाद तक परवाज करते रहें। नंबर 2, हम उस वक्त तक लास्कोव के रेडार पर मौजूद रहें। रेडार पर मौजूद रहने वाली शर्त तो समझ में आती है, मगर अंधेरे वाली बात समझ में नहीं आती। मिसाइल से खारिज होने वाला गुबार आंखों से भी देखा जा सकता है। अगर दिन के वक्त कोई ऐसी कोशिश की तो वो इससे कबल अज़ वक्त आगाह हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा उससे हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। जो अशर 01 का हुआ वही 02 का भी होगा। क्या तुम अपनी तबाही की कीमत पर उनकी हलाकत का सौदा कर सकोगे? हरगिज नहीं, जैकब ने कहा। इस खतरे की मौजूदगी में ये सोचा भी नहीं जा सकता। इसके अलावा एक खतरा और भी है मिस्टर जैकब। हमारे और उनके तैयारों के दरमियान बहुत कम फासला है। रेडार स्क्रीन पर इतना कम फासला ना होने के बराबर होता है, और ऐसी सूरत में इस बात की कोई जमानत नहीं होगी कि रेडार स्क्रीन की मदद से फायर किया गया मिसाइल उनके तैयारों की बजाय हमारे तैयारे को हिट नहीं करेगा। तो यूं क्यों नहीं कहते कि इस तजवीज़ पर अमल दरामद होना अमलन नामुमकिन है? जैकब के लहजे में झुंझलाहट थी। अगर मैं सादा अल्फाज में ये बात कहता तो तुम इतनी आसानी से इसे तस्लीम ना कर लेते। खैर, मैं जा रहा हूँ। अब प्रेशर ब्लैक हेड तक पहुंचने की कोशिश करने की सिवा और कोई सूरत बाकी नहीं रह गई है। जैकब ने कहा। जरूर जाओ, बैकर ने कहा, लेकिन उस पर पहले मैं गौर कर चुका हूँ। जहाज के अंदर रहते हुए प्रेशर ब्लैक हेड तक पहुंचने की कोई सूरत नहीं है। ताम अगर तुम जहाज के दरवाजे से बाहर निकलकर जहाज की दुम तक पहुंचने की हिम्मत कर सको तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूम सकती है। मैंने बैकर के रिमार्क सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। मेरा फिट किया हुआ बाम्बो ट्रांसमीटर उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था। उनके लिए उस तक पहुंचना किसी तरह मुमकिन नहीं था। लैंडिंग के बाद वो मुमकिन है उसे तलाश करने में कामयाब हो जाते, मगर उस वक्त तक हम अपना काम कर चुके होंगे और हमें उन चीज़ों की मजीद ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अहमद रश ने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ किया और बुखलाए हुए अंदाज में बोला, अब वो लोग बम तलाश करके उसे नकारा कर देंगे। बम तलाश करना तो बहुत दूर की बात है रश, वो उस हिस्से तक ही नहीं पहुंच सकेंगे जहां मैंने बम फिट किया है। क्या तुमने सुना नहीं कि जैकब खुद बम तलाश करने गया है? एमकाना बातें मत करो रश, मैंने जैकब की बात भी सुनी है और उस पर पायलट का तबसरा भी सुना है, लेकिन हमें कोई इम्कान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुमकिन है वो बम तक पहुंचने की कोई सूरत निकाल ही लें। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि अपने हवास काबू में रखो, मैंने कदरे नागवारी से कहा। उसकी असाब ज़दगी मेरे लिए मसला बनती जा रही थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं वो 02 को भी ना उड़ा दे। उसने अपने होंठों पर जबान फेरी। हमने उनके ट्रांसमीटर को जाम कर रखा है, वो किसी से भी राब्ता कायम नहीं कर सकते। उन पर झुंझलाहट तारी होना फितरी अमर है। तुम पर मायूसी और नाउमीदी हमला आवर हो रही है रश। तुम्हारे लिए मेरा मशवरा है कि तुम लास्कोव या जनरल तलमान को किसी फ्रीक्वेंसी पर तलाश करने की कोशिश करो। अगर वो मिल गए तो मुझे यकीन है कि उनकी बातें तुम्हारा हौसला फिर से बुलंद करने में मुआवन साबित होंगी। खिलाफ तवक्को रश ने बहस किए बगैर मेरे मशवरे पर अमल किया। उसने सबसे पहले लास्कोव की फ्रीक्वेंसी पर तबे आजमाई की। उसकी पहली कोशिश कामयाबी से हमकिनार हुई। लास्कोव और जनरल तलमान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ईंधन लेने के लिए एलात पर उतर रहा हूँ, लास्कोव कह रहा था। मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए ईंधन भरने की सारी तैयारियां मुकम्मल रखो। और हाँ, एलात से प्रवास करने के बाद मैं उस वक्त तक लैंड नहीं करूँगा जब तक कि कांक्रीट का सुराग नहीं मिल जाएगा। लिहाजा स्टेशन पर अमेरिकन टैंकर मंगवा लो ताकि आइंदा हमारे तैयारों में फिजा में ही ईंधन भरा जा सके। कांक्रीट की तलाश में मैं चप्पा चप्पा छान मारूंगा। मेरे स्क्वाड्रन के पायलट और फ्लाइट ऑफिसर बारी बारी आराम और परवाज जारी रखेंगे, मगर जमीन पर नहीं उतरेंगे। लास्कोव की बातें सुनकर रश के चेहरे पर छाया हुआ इज़्तिराब कम हो गया था। 1 मिनट सब्र करो जिब्राइल, मैं जरा अपने सामने फैले हुए नक्शों पर एक नजर डाल लूं। जनरल तलमान की आवाज उभरी। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो दोबारा बोला। कांक्रीट के हमारी नजरों से ओझल होने के आधे घंटे बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। उस आधे घंटे के दौरान उसकी सिमत में क्या तब्दीली हुई हम उससे लाइल्म है।
उस वक्त से अब तक कांकरेड को तकरीबन 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तलाश किया जा रहा है। चूंकि कांकरेड की सिमत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लिहाजा उसकी साबका आखिरी रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त तक हमें उसकी तलाश के लिए 250 किलोमीटर के हल्के को छानना होगा। तुम्हें अंदाजा है कि इस तरह हमें कितने रकबे में उन्हें तलाश करना पड़ेगा? नहीं, लास्कोव की आवाज़ आई। ये खासा लंबा हिसाब है, तुम खुद ही बता दो। सारे दादो शुमार मैंने कंप्यूटर से तैयार किए हैं। इस वक्त तक कांकरेड को तलाश करने के लिए हमें 1,96,000 मुरब्बा किलोमीटर फिजा को खंगालना होगा। उसमें 150 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक की बुलंदी शामिल नहीं है। हर गुजरने वाला मिनट हमारी तलाश के मुरब्बा किलोमीटर और मुकाब किलोमीटर में इजाफा करता चला जा रहा है। गुमशुदा कांकरेड को तलाश करने के लिए हमने एक ही दिन में गैर मुल्की फिजाई हुदूद की बहुत ज्यादा खिलाफवर्जी कर ली है। मिस्रियों ने बेहद तहम्मुल का मुजाहरा किया, मगर अब उनका तहम्मुल भी जवाब दे चुका है और उन्होंने हमें अपनी फिजा की हुदूद से निकल जाने को कहा है। लिहाजा तुम वापस आ जाओ। मिस्रियों ने कांकरेड की तलाश के लिए अपने त्यारे फिजा में भेजने का वादा किया है। हमें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि कांकरेड कहाँ है। जब हम उसे तलाश नहीं कर सकते तो मिस्री उसे कैसे तलाश कर लेंगे? क्या वो इतनी दिलजमी से उसे तलाश कर सकेंगे जितनी दिलजमी का मुजाहरा हम करेंगे? वापिस आ जाओ जिब्राइल। मिस्रियों के अलावा और भी ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिन पर इन्हिसार किया जा सकता है। मुझे बताओ कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? लास्कोव ने बेसब्री से कहा। वापिस आओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इस किस्म की बातों के लिए ट्रांसमीटर गैर महफूज है। या तो तुम मुझे बताओ वरना मैं वापिस नहीं आऊँगा। लास्कोव के लहजे में हठ धर्मी थी। अमरीकी मुवासलाती सियारे के जरिए त्यारे को तलाश करने की कोशिश की जा रही है, तलमान ने कहा। और अहमद रश के अलावा मैं भी चौंक पड़ा। मामला अगरचे बेहद अहम था, मगर मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि बात मुवासलाती सियारे तक जा पहुंचेगी। इसके अलावा तलमान मजीद कह रहा था यूट्यूब बनाने वाली अमेरिकन लाख हेड कंपनी के SR एयरक्राफ्ट भी फिजा में भेजे जा चुके हैं, जो आवाज से 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से परवाज करते हुए जजीरा नुमाए सिनाई के एक एक चप्पे की तस्वीरें उतार रहे हैं। लेकिन मवासलाती सियारे और SRA की तस्वीर को समझने में कई दिन लग जाएंगे। लास्कोव ने एतराज किया। तुम्हारा कहना दुरुस्त है, मगर ये कुछ न करने से तो बेहतर ही है। हमारा सबसे बड़ा हथियार वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और इजरायली इंटेलिजेंस मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक आला उन लहरों का सुराग लगाएगा जिनके जरिए कांकरेड के ट्रांसमीटर को जाम किया गया है। ये तरीका भी ज्यादा कारआमद साबित नहीं हो सकेगा। लास्कोव की आवाज आई, इसलिए कि लियर और कांकरेड के दरमियान ज्यादा फासला नहीं होगा और फासला कम होने के बायस कांकरेड का ट्रांसमीटर जाम करने के लिए लियर से बहुत कम ताकत के सिग्नल नशर किए जा रहे होंगे। इतने कम ताकत के सिग्नल का सुराग लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, उसके इम्कानात कम सही, मगर कामयाबी के इम्कान को यकसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनरल तलमानी ने कहा। अब तुम वापस आ जाओ। मैं वापस आ रहा हूँ। लास्कोव की आवाज आई और रश ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तुमने सुना अली? रश ने कहा। उनकी सफ़ों में खलबली मची है और वो हमें तलाश करने के लिए कौन कौन से ज़राए इख्तियार कर रहे हैं। खुशकिस्मती है हमारी। मैं मुस्कुराया। इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कभी किसी को तलाश किया गया हो। मैं कहता हूँ कि हम ज्यादा देर उनकी नज़रों से ओझल नहीं रह सकेंगे। जिस तरह से वो हमारी तलाश कर रहे हैं उसके पेश नज़र हम क्या कोई सुई भी उनसे छुपी नहीं रह सकती। अगर वो हमें तलाश करने में कामयाब हो गए तब भी कौन सा फर्क पड़ जाएगा? मैंने बेपरवाही से कहा। तुम्हें सूरत-ए-हाल की संगीनी का जरा भी एहसास नहीं है अली। वो हमें तलाश करने के बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उनका कांकरेड त्यारा हमारे एक इशारे का मोहताज है। और अब जरा ये मालूम करो कि 02 पर क्या हो रहा है। रश ने रेडियो ऑन कर दिया। कुछ देर तक हमें फजूल किस्म की गुफ्तगू सुनना पड़ी और उसके बाद दफअतन जैकब की आवाज सुनाई दी। वो शायद अभी अभी काकपट में दाखिल हुआ था। मेरे कमांडो ने अपने चाकू से दीवारों का सारा प्लास्टिक छील डाला, मगर त्यारे के फुरादी दीवारों से गुजरने का कोई रास्ता नहीं मिला। ये तो बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, बैकर ने सपाट लहजे में कहा। हाँ, लेकिन बम को नकारा करने की तरकीब मेरी समझ में आ गई है। जैकब की आवाज में जोश झलक रहा था। ये अंदाजा करना मुश्किल था कि बैकर पर इस इतला का क्या रद्द अमल होगा, लेकिन रश तो मेरे सामने था। उसके चेहरे की रंगत मुतगय्यर होगी। सुनो, बम से मुंसलिक रेडियो के लिए तवानाई के उसूल का जरिया दुम पर नस्ब नेविगेशन लाइट्स हैं। जैकब कह रहा था, उन्हें बुझा दो, हम महफूज हो जाएंगे। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त भी हो सकता है, बैकर ने कहा। रश ने नेविगेशन लाइट्स जला रखने को कहा था, हालांकि कोई भी त्यारा परवाज के दौरान उन्हें बुझाता नहीं।
उसकी इसरार से ये बात पाए सबूत तक पहुंच गई कि मेरा अंदाजा दुरुस्त है। लेकिन तवानाई के उसूल के लिए नेविगेशन लाइट्स के अलावा और भी जराए हैं। दुम में मौजूद तमाम हाइड्रोलिक्स बरकी रूह से चार्ज होते हैं, जिनमें दुम का बम्पर, व्हील और रेजर भी शामिल है। मैं नेविगेशन लाइट्स ऑफ कर सकता हूँ, दुम के बम्पर व्हील की सप्लाई भी मुनक़ते कर सकता हूँ, मगर मैं रेडर की सप्लाई बंद नहीं कर सकता, इसलिए कि रेडर के बगैर उड़ान का तस्वुर भी महाल है। मैंने भी इस पहलू पर गौर किया था कि नेविगेशन लाइट्स के जरिए तवानाई हासिल की जा सकती है। फ्लाइट इंजीनियर की आवाज़ सुनाई दी, मगर रेडियो से कंट्रोल होने वाले हर बम के साथ अमूमन एक बैटरी भी मुंसलिक होती है और वो दुम में मौजूद किसी भी जरिए से चार्ज हो सकती है। अगर वो बैटरी बरसों कबल भी नस्ब की गई हो, तब भी त्यारे का इंजन स्टार्ट होते ही वो बैटरी चार्ज हो गई होगी। फ्लाइट इंजीनियर के इंकशाफ ने सबको दम बखुद कर दिया। कोई कुछ नहीं बोला। फिर जैकब की आवाज़ उभरी, ये एक मफरूजा है जो गलत भी हो सकता है। कतई ज़रूरी नहीं कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही हो। मुमकिन है उस बम के साथ कोई बैटरी भी नस्ब ना की गई हो। लिहाजा यूं करते हैं कि नेविगेशन लाइट्स ऑफ कर देते हैं, बम्पर व्हील की सप्लाई भी मुनक़ते कर देते हैं और फिर हम यहाँ से निकल चलते हैं। मुमकिन है त्यारा उड़ा दिया जाए, मुमकिन है कुछ भी ना हो। क्या ख्याल है, तजुर्बा किया जाए? कोई कुछ ना बोला, सबको सांप सूंघ गया था। किसी में इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी। इधर अहमद रश मुतमईन होने की कोशिश कर रहा था। जैकब ने जल्दी खुद को संभाल लिया। अगर हम कैबिन का कोई हिस्सा उड़ाने में कामयाब हो जाएं और उसके नीचे मौजूद तारों का जाल और इंसुलेशन भी हटा दें, तो हम सामान वाले कंपार्टमेंट में उतर सकेंगे। बैगेज कंपार्टमेंट में पहुंचने के बाद हेड से गुजरकर धूम वाले हिस्से में पहुंचना खासा आसान हो जाएगा। वैसे लोगों को सख्त नापसंद करता हूँ जो मेरे त्यारे में सुराख करते फिरे। बैकर बुड़बुड़ाया। क्या कह रहे हो? जैकब ने कहा। शायद वो बैकर की बात समझ नहीं सका था। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि बैगेज कंपार्टमेंट प्रेशराइज्ड है और उसके बल्क हेड की मोटाई कैबिन के बल्क हेड की मोटाई से किसी तरह भी कम नहीं। अगर तुम उससे गुजर सको तो भी मैं त्यारे में कोई सुराख होना पसंद नहीं करूंगा। त्यारे के फर्श के जरिए आमदोरफ्त का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। उसमें बहुत से तार हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है। तब तो तुम ये भी पसंद नहीं करोगे कि हम गोलियों से बारूद निकाल कर धमाके से प्रेशर बल्क हेड में सुराख कर दें। बैकर नर्वस से अंदाज में हंसा। इस बुरानी सूरत में तुम्हें मजाक सूझ रहा है? उसने कहा। यह तजवीज़ कुछ देर कबल मेरे एक आदमी ने पेश की थी। उस वक्त मैंने उसकी मुखालफत की थी। जैकब की पेश की हुई तजवीज़ इंतहाई अहमकाना थी, मगर मैं उसके महसूसात को समझ सकता था। अगर वो त्यारे को इस बहरान से ना निकाल पाता तो वो शायद जिंदा रहने पर मौत को तरजीह देता। ऐसा शख्स कोई भी इंतहाई इक़दाम कर सकता था। ये बैकर का काम था कि उसे ऐसी कोई तजवीज़ पर अमल करने से रोके। आप इस त्यारे को बचाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मिस्टर जैकब। बैकर की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस त्यारे के कप्तान की हैसियत से वैसी किसी भी तजवीज़ को वैन्यू करने का इख्तियार रखता हूँ जिस पर अमल करने से त्यारा या उसके मुसाफिरों की जान को किसी किस्म का खतरा लाहक हो। जब तक हम फिजा में हैं, कमांडर मैं हूँ, ना तुम, ना बर्ग और ना ही वजीर खारजा, सिर्फ मैं, समझे तुम? उसके बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर बैकर दोबारा बोला। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। बेहतर यही होगा कि हम तहम्मुल मुजाजी का मुजाहरा करते हुए इंतजार करें। हमारा त्यारा तकरीबन 2 घंटे मजीद परवाज कर सकता है। मुमकिन है इसी दौरान बेहतरी की कोई सूरत निकल आए। जजीरा नुमा सिनाई से गुजरने के बाद हमारा रुख बदस्तूर बहिरा अहमर की तरफ था, लेकिन फिर हमारा लीर त्यारा बाईं जानिब मुड़ा और हमारा रुख सऊदी अरब की जानिब हो गया। किसी को हमारी मंजिल से मुतल्लिक कुछ इल्म नहीं था, किसी को इल्म हो भी नहीं सकता था। इस राज से सिर्फ चंद अफराद ही वाकिफ थे और उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसकी तरफ से अफशाए राज का खतरा रहा हो। बहिरा अमर पर निजी परवाज करते हुए अपनी झुकी हुई चोंच और परिंदों की वजह से कांकरेड किसी ऐसे बड़े बहरी परिंदे की मानी नजर आ रहा था जो पानी पर उतरने की कोशिश तो कर रहा था मगर किसी वजह से उतर ना पा रहा हो। फिर सऊदी अरब का साहिल आया और तेजी से गुजर गया। अब हम सऊदी अरब पर परवाज कर रहे थे। यहाँ तहद्दे निगाह जमीन हमवार नजर आ रही थी। जजीरा नुमाए सिनाई से निकल आने पर बैकर ने शुक्रिया अदा किया होगा। मैंने रश से कहा, क्यों, वहाँ उसे क्या तकलीफ थी और यहाँ क्या आराम है? रश ने गुर्रा कर कहा, सिनाई की पहाड़ियों पर कांकरेड को इतनी कम बुलंदी पर उड़ाना आसान नहीं था। बैकर ने साबित कर दिया कि वो एक माहिर पायलट है। उसने कोई कारनामा तो बहरहाल नहीं किया। जितनी बुलंदी पर वो था उतनी ही बुलंदी पर मैं भी त्यारा उड़ा रहा था। इस नन्हे लेयर जेट को उस अजीम अल जुस्सा कांकरेड से मिला देना तुम्हारा ही कमाल है रश। ये हर एक के बस की बात नहीं है। रश ने बड़ा सा मुंह बनाया मगर कुछ बोला नहीं। अपनी अहमकाना बात के जवाब में वो जो कुछ भी सुनता कम था और उसे इस बात का एहसास भी था।
मेरा ख्याल है तुम इतना पेचीदा रास्ता ख्वाह मुख्वाह इख्तियार कर रहे हो, दफातन रश ने कहा। इस वक्त हम किसी की नजरों में भी नहीं हैं। अगर सीधे अपनी मंजिल की तरफ निकल चलें तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तुम फिर बहस करने लगे रश। हम तयशुदा रास्ते पर ही सफर करेंगे। कंक्रीट का ईंधन खत्म कराना बेहद जरूरी है। अगर तुम कहो तो मैं ज्यादा बुलंदी पर परवाज करूं? रश ने पूछा। नहीं, मैंने सख्ती से कहा। हम 500 फीट से ज्यादा पर हरगिज़ परवाज नहीं कर सकेंगे। तो फिर रफ्तार बढ़ाने की इजाजत दो। अगर हम कब तक इस जेट को गधा गाड़ी की तरह चलाते रहेंगे? उसने झुंझला कर कहा और मुझे हंसी आ गई। ठीक है, तुम रफ्तार में इजाफा कर सकते हो, मैंने कहा, और रश ने एकदम ही त्यारे की रफ्तार बढ़ा दी और 800 किलोमीटर की रफ्तार से परवाज करने लगे। जमीन से सिर्फ 500 फीट की बुलंदी पर इतनी तेज रफ्तारी कंक्रीट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी, मगर ये जरूरी था। बुलंदी पर जाने की सूरत में हम किसी भी रेडार की जद में आ सकते थे, और अगर अपनी रफ्तार कम रखते तो मंजिल तक पहुंचने से कबल ही कंक्रीट का ईंधन खत्म हो जाने का अंदेशा था। सामने कुछ फासले पर हमें बद्दू ऊंटों पर सवार नजर आए। वो अपने सर उठाकर हैरत से दोनों त्यारों को देख रहे थे। मगरब की तरफ झुकते हुए सूरज की रोशनी में उन पर हमारे त्यारों के साए पड़े और वो चिंगाड़ते हुए उनके सरों पर से गुजर गए। मैंने हाथ बढ़ाकर रेडियो ऑन कर दिया। कंक्रीट से फ्लाइट इंजीनियर की आवाज आई। हमारे पास 1 घंटा 50 मिनट परवाज करने का ईंधन मौजूद है। पायलट बैकर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर शायद डोबगन काकपट में दाखिल हुआ था। हालात कैसे चल रहे हैं? उसने पूछा। हालात बदसूर हैं, बैकर ने कहा। कोई खास बात? हमने अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल पर थोड़ी सी मगज सोजी की है। किस नतीजे पर पहुंचे? बैकर ने पूछा। इस नतीजे पर कि हमारे अगवा कुंदगान बेहद चालाक लोग हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई ऐसी तकरीर नहीं की जैसा कि और किस्म के लोग अमूमन करते हैं, लिहाजा हम इस बात से लाइल्म है कि वो लोग कौन हैं। इलावा इसके कि शायद वो फलस्तीनी हो। अगर जैकब ने रश की आवाज पहचान ना ली होती तो हम उससे भी बेखबर रहते। उस तारीकी की बिना पर हमारी इंटेलिजेंस के लोगों के लिए इस सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। ये तो बड़ा हौसला शिकंतज दिया है, बैकर ने कहा। बिल्कुल, डोबगन बोला। इसके अलावा उन्होंने हमारे ट्रांसमीटर जाम करके हमें पूरी दुनिया से काट दिया है, जिसका वाहिद मतलब ये है कि हमें किसी खुफिया मुकाम पर ले जाया जा रहा है। गोया हम जहाँ भी उतरेंगे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होगा, और वहाँ गर्मा गर्म खबरों की तलाश में आए हुए हजारों की तादाद में साफियों की फौज भी नहीं होगी, और ना ही हमें रिहाई दिलाने के लिए कोई कमांडो कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कि किसी को इल्म ही नहीं होगा कि हम हैं कहाँ। मैं भी इसी सूरत-ए-हाल पर गौर करता रहा हूँ और मैंने भी तकरीबन यही नताइज अखज़ किए हैं, बैकर ने कहा। मुझे पहले शुबा था कि कहीं उन लोगों की तरफ से त्यारे को रेगिस्तान में उतारने की फरमाइश ना कर दी जाए, और अब तो मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि हमें त्यारा रेत पर ही उतारना पड़ेगा। काश वो शख्स जमीन पर त्यारे उतारने की फरमाइश करें, और अगर ऐसा ना हुआ तो? डोबकन ने कहा। उसके लहजे में तशवीश थी। परवाह मत करो, बैकर हंस कर बोला। मैं किसी भी जगह त्यारा उतार सकता हूँ। हमने अपना त्यारा शमाल की सिमत मोड़ लिया और कंक्रीट ने हमारी तकलीद की। हम सऊदी अरब से निकलकर इराक की फिजाई हदूद में दाखिल हो रहे थे। हमने यहाँ तक के लिए जो तूफानी और पेचीदा रास्ता इख्तियार किया था, उसके पेशे नजर इसराइलियों के लिए हमारा सुराग लगाना मुमकिन नहीं रह गया था। सूरज बस गुरूब हुआ ही चाहता था। उफक पर नारंगी रंग के लहरिए दिखाई दे रहे थे। मुझे मालूम था कि कंक्रीट में आधे घंटे से ज्यादा का ईंधन नहीं बचा होगा। मैंने चार्ट बुक खोल ली। जिस मुकाम पर हम थे वहां पर गुरूब आफ्ताब का वक्त 6:16 था। गुरूब आफ्ताब के 5 मिनट बाद तक मसनूई रोशनी के बगैर लैंड किया जा सकता था। उसके बाद ये मुमकिन ना रह जाता। मैं अपनी दस्ती घड़ी पर नजर डाली। 6:01 हुआ था। गोया कंक्रीट में 29 मिनट का ईंधन बाकी था, जबकि रोशनी सिर्फ 20 मिनट की बाकी रह गई थी। मैंने निगाह उठाकर देखा, उफक पर चांद नजर आने लगा था। चांद एक तारे भी दिखाई दे रहे थे। नीचे बहुत से फासले पर जमीन ढुलवान होती नजर आ रही थी और सरसब्ज थी क्यों ना होती। एक दरिया बिल्कुल हमारे जहाज के नीचे था और दूसरा दूर खजूर के दरख्तों के दरमियान बहता नजर आ रहा था। ये दजला व फरात थे। दजला व फरात को देखकर मेरे देन के दरीचे वाह हो गए, और दोनों दरियाओं का ताल्लुक मुसलमानों के मादी से उनकी पूरी तारीख से रहा है। मुसलमानों का उरूज और ज़वाल उनसे ज्यादा किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने सर झटक कर बमुश्किल खुद को ख्यालात के दायरे पर बहने से रोका, वरना शायद मैं खिलाफत अब्बासिया के मशहूर तरीन बादशाह हारून अल रशीद के दौर में जा पहुंचा। बचपन में सुनी हुई सदीम उल मुरत्तब बादशाह की बहुत सी कहानियां ज़हन के पर्दे पर अंगड़ाई लेकर रह गई। दरियाए दजला के अकम में ईरान के पहाड़ सर उठाकर खड़े थे। कंक्रीट बदस्तूर हमारे ताकुम में था। इस वक्त हमारी बुलंदी 1000 फीट थी।
मैंने कांक्रीट पर होने वाली गुफ्तगू सुनने की गर्ज से रेडियो ऑन कर दिया। मुमकिन है अब हमें बगदाद के शमाल की सिमत मुड़ना पड़े। बैकर की आवाज़ आई। वो अपने फ्लाइट इंजीनियर से गुफ्तगू कर रहा था। मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और इस वक्त हमारी जहाज ने बाएं जाने में एक तवील चक्कर लगाया और फिर बुलंदी कम करते देखकर उन्होंने अपना ख्याल तब्दील कर दिया। गोया हमें यहीं कहीं लैंड करना पड़ेगा। बैकर की आवाज़ आई। हमारी मंजिल बगदाद नहीं। फिर उसने माइक्रोफोन संभाला और मुसाफिरों से मुखातिब हुआ। हम लैंड करने वाले हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए और सिगरेट बुझा दीजिए। इनसे कहो एल आल से सफर करने का शुक्रिया। फ्लाइट इंजीनियर ने कहा, मजाक मत करो, ये बताओ ईंधन कितना रह गया है। बैकर बोला, फनी एतबार से जहाज में ईंधन खत्म हो चुका है। फ्लाइट इंजीनियर ने जवाब दिया, मैं फनी एतबार से नहीं पूछ रहा, इलेक्ट्रॉनिक आलात और कंप्यूटर से सरफे नजर करते हुए ईंधन की वो मिकदार बताओ जिसे हवाबाज मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। फ्लाइट इंजीनियर ने वादे तौर पर हिचकिचाते हुए जवाब दिया, तकरीबन 2000 किलोग्राम। गोया हम 5 मिनट मजीद परवाज कर सकते हैं और अगर लैंडिंग में ताखीर ना हो तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। लीर अपना दायरा मुकम्मल करते हुए 90 दर्जे के जाविये पर मुड़ा और फिर लैंडिंग करने के लिए उसका रुख नीचे की तरफ हो गया। मुझे तवक्को थी कि बैकर को भी वो सड़क नजर आ गई होगी जहाँ उसे हमारी पैरवी में उतारना था। अगरचे सूरज गुरूब हो चुका था और सड़क बमुश्किल दिखाई दे रही थी, ताहम वहाँ मसनूई रोशनी का बेहतरीन इंतजाम किया गया था। नीचे कुछ गाड़ियां मौजूद थी जिनकी हेडलाइट्स की रोशनी में हमने लेयर को शिकस्त सड़क पर उतार लिया और अब कांक्रीट भी उतरने की तैयारी कर रहा था। फिर अचानक ही कांक्रीट के कैबिन में डोबगन और जैकब घुस गए। वो चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वापस अपनी सीटों पर जाओ। बैकर ने नाराजगी से कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम त्यारा लैंडिंग के मरहले में है? हमने एक वोट हासिल कर लिया है। जैकब की आवाज सुनाई दी, खामोश रहो। बैकर ने उसे झिड़क दिया, ये नेस्ट नहीं है। त्यारा लैंड करने के बाद बम त्यारे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, ज्यादा से ज्यादा त्यारे के दुम को ही नुकसान पहुंचेगा। जैकब ने कहा, कहे जाओ, मैं सुन रहा हूँ। बैकर बोला, हमने जमीन पर लड़ने का फैसला किया है। जैकब ने कहा, मेरे आदमियों के पास कुछ हथियार हैं, क्या तुम हमें त्यारे से उतार सकते हो? मैं सन्नाटे में आ गया। जैकब किसी सूरत हथियार फेंकने पर आमादा नहीं था। खुदा की पनाह, बैकर की मुजरिमाना आवाज सुनाई दी, तुमने 2 मिनट पहले ये बात क्यों नहीं बताई? हमने उन्हें पूरी तरह टेप कर लिया है। रश ने कहा, हम लैंड कर चुके थे और कांक्रीट बस लैंड करने ही वाला था। ठीक कह रहे हो, मैंने कहा, कांक्रीट में फ्यूल खत्म हो चुका है, इसके अलावा उसे इस पोजीशन में लैंड करना ही पड़ेगा। कांक्रीट के व्हील शिकस्त सड़क से टकराए और त्यारा उछला, मगर फौरन ही उसने दोबारा जमीन पकड़ ली। अब वो तेजी से उछलता कूदता टैक्सी करता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त वो हमसे कोई 2 किलोमीटर के फासले पर रहा होगा। फिर अचानक कांक्रीट बहुत जोर से उछलकर हवा में बुलंद हुआ। कम अज कम मैं और रश यही समझे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसने जमीन छोड़ दी थी और फिजा में बुलंद हो रहा था। वो फरार हो रहा था। सूरत की संगीनी महसूस करते हुए रश कांक्रीट के ट्रांसमीटर को जाम कर देने वाली डिवाइस का बटन ऑफ कर दिया। वो ट्रांसमीटर में चीखने लगा, रुको, ठहर जाओ। लेकिन कांक्रीट ने उसकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया। कांक्रीट चिंगाड़ता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम एक यकीनी तसादम की जद में थे। मैंने देखा कि रश अपना हाथ LR02 को तबाह कर देने वाले बटन की तरफ बढ़ा रहा है। बड़ा अजीब वक्त था। मैं रश को रोकना चाहता था मगर रोक नहीं सकता था। LR02 ने फरार होने की कोशिश करके हमारे सारे रास्ते मसदूद कर दिए थे। इसराइल से इराक तक तवील सफर के दौरान मैंने बैकर को एक माहिर पायलट के रूप में देखा था। अगर वो ना होता तो कांक्रीट को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता था। रश ने उसे बेहद मुश्किल परवाज कराई थी। जरा सी गफलत से कांक्रीट तबाह हो सकता था, लेकिन ये बैकर की महारत थी जिसने त्यारे को बचाए रखा था और अब उसने हैरान को हरकत की थी। उसकी वजह से मैं भी चकरा कर रह गया था। मुझे मालूम था कि उसकी सरकत का मुहर्रक जैकब बना है। बैकर को खुद से कोई तवक्को थी नहीं। LR01 की तबाही के बाद उसने हथियार फेंक दिए थे और तन ब तकदीर होकर हमारे हर कहने पर अमल करता रहा था, जबकि जैकब इस तमाम अरसे में मुख्तलिफ तदबीरों पर गौर करता रहा था। ये अलग बात थी कि बैकर ने उसकी हर तजवीज़ रद्द कर दी थी, मगर उसकी आखिरी तजवीज़ ऐसी थी जिसने बिलाकर बैकर को अपने जाल में जकड़ ही लिया था। सामने बाएं जाने में एक पहाड़ी सर उठाए खड़ी थी। उस पहाड़ी की वजह से दरियाए फुरात नजरों से ओझल हो गया था। हमारे त्यारे से कुछ फासले पर मुख्तलिफ गाड़ियों का एक छोटा सा ग्रुप मौजूद था जिनकी हेडलाइट्स रोशन थी। कांक्रीट की रफ्तार 180 नाट तो जरूर रही होगी। उसका रुख ऊपर की जानिब जरूर था, मगर उसका लैंडिंग गियर जमीन से चंद इंच से ज्यादा
नहीं उठ सका था। कांकरेड का रुख हमारी ही जानिब था। मुमकिन है बैकर ने हमें फना कर देने का तैयार कर लिया हो, मगर क्या उसने ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह कांकरेड तबाह हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन था कि वो सिर्फ 2 अफराद को मारने के लिए न सिर्फ पूरा कांकरेड तबाह कर दे, बल्कि उसमें सवार तमाम मुसाफिरों की जान भी ले ले। मेरा देन बेइंतहा बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। हम खतरे में जरूर थे, मगर हमसे कहीं ज्यादा खतरा खुद LR-02 को लाहक था। और उसी एक बुनियाद पर यह बात कही जा सकती थी कि बैकर ने इतना खतरनाक कदम उठाने से कबल यकीनन बहुत कुछ सोचा होगा। क्या सोचा होगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इस वक्त कांकरेड जिस खतरनाक पोजीशन में था, उसके पीछे नजर थ्रूट्रल आफ्टर बर्नल इस्तेमाल करने का भी कोई फायदा नहीं था। हमें यहाँ दूसरे लफ्जों में कांकरेड को हमारे त्यारे से बचाने के लिए अगर बैकर कांकरेड को महदूद दरमियानी फासले पर अचानक बुलंद करने की कोशिश करता तो कांकरेड की दुम जमीन से टकराकर तबाह हो सकती थी। और अगर दुम तबाह हो जाती तो कांकरेड की तबाही पक्की थी, क्योंकि बगैर दुम के त्यारा परवाज नहीं कर सकता था। कांकरेड के साथ साथ उसमें मौजूद हर मुसाफिर भी हलाक हो जाता। और अगर बैकर आफ्टर बर्नर इस्तेमाल करता तो त्यारे में बचा खुचा ईंधन बड़ी तेजी से जल जाता। ईंधन के बगैर त्यारा क्या खाक उड़ पाता? और बैकर ने त्यारे को अचानक बुलंद करने की कोई कोशिश नहीं की। वो बहुत नीची परवाज करता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। बज़ाहिर यही मालूम हो रहा था कि दोनों त्यारों में तसादम हुए बगैर नहीं रह सकेगा। किसी यकीनी नतीजे पर पहुंचना महाल था। अहमद रश ने LR-02 को तबाह करने वाला बटन दबा दिया और मैंने उसे रोका भी नहीं। वक्त इतना कम था कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता था। इस वक्त हमारी जो पोजीशन थी उसमें कांकरेड को तबाह करने के अलावा और किया ही क्या जा सकता था। गो वो फरार होकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, ताहम हमें हर झंझट से दूर ही रहना था। बटन दबाते ही उसने लेर से बाहर छलांग लगा दी। मैंने भी उसकी तकलीद की थी। हम अपने त्यारे में ही बैठे रहते तो शायद न बच पाते। कांकरेड जैसे द्यू एकल जहाज की टक्कर से हमारे छोटे त्यारे के पर खचे उड़ जाते। मैं और रश जहाज से बाहर गिरे थे। गिरने से कुछ चोटें तो जरूर लगी थी, मगर ये चोटें सहलाने का मौका नहीं था। मैंने अपने दोनों कान बंद कर लिए और ऐन उसी वक्त कांकरेड चिंगाड़ता हुआ हमारे सरों पर से गुजर गया। हमारा जहाज उससे बाल बाल बचा था, ताम वो लर्ज कर जरूर रह गया था, इसलिए कि कांकरेड के बुलंद होने से हवा का शदीद दबाव पैदा हुआ था। उसी दबाव की वजह से जमीन से गर्दो गुबार का एक बादल फिजा में बुलंद हुआ और माहौल पर छाई हुई तारीकी और सवा होगी। बहुत धुंधली रोशनी में मैंने कांकरेड को पहाड़ी के ऊपर से गुजरने की कोशिश करते देखा। मेरा अंदाजा है कि उसका अकबी लैंडिंग गियर पहाड़ी से टकरा गया था और शायद यही वजह थी कि वो फिजा में मजीद बुलंद होने की बजाय पहाड़ों के दरमियान दूसरी तरफ नजरों से ओझल हो गया था। शायद वो गिर गया था। अहमद रश कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। हम दोनों गर्द में अट गए थे। रश पर जुनूनी कैफियत तारी थी। उसी हर हाल में तबाह होना था। उसने हिज़ियानी अंदाज में कहा, बम ना फटे तब भी वो बच नहीं सकते। तुम ठीक कह रहे हो रश, मैंने जमीन से उठते हुए कहा। वैसे भी उसका व्हील पहाड़ी से टकरा गया था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। महज मेरा अंदाजा है, तुमने नहीं देखा कि वो बुलंद नहीं हुआ। शायद पहाड़ी की दूसरी तरफ गिर गया होगा। रनवे की दोनों तरफ खड़ी हुई गाड़ियों में से बहुत से लोग उतरकर हमारी तरफ दौड़ पड़े। उन सब का ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से था और वो पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक वहाँ मौजूद थे, मगर अब मंसूबे से हट कर काम करना था। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, रश ने बड़े वसूख से कहा। अंधेरे में इतने फासले की चीज नजर आना कैसे मुमकिन है? मुमकिन है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन तुम कांकरेड के परवाज न कर सकने की क्या तुझिया करोगे? मैंने बम का बटन दबा दिया था, रश ने फखरिया लहजे में कहा। उसी वजह से कांकरेड तबाह हो गया होगा। उस मरले पर जबकि कांकरेड में बराए नाम ईंधन रह गया था। मेरा फिट किया हुआ बम इतना ज्यादा मौसर साबित नहीं हो सकता था कि पूरे जहाज को तबाह कर दे। मैंने कहा, बम 11 नंबर के दरमियानी टैंक पर फिट किया गया था। उस टैंक में अब भी थोड़ा बहुत ईंधन जरूर होगा। ताम मौजूदा हालत में बम फटने से जो नुकसान होगा वो सिर्फ इतना ही होगा कि पायलट जहाज को तबाह होने से कबल ही जमीन पर उतार सकेगा। तो फिर यही हुआ होगा। बैकर को पता चल गया होगा कि बम फट गया है और उसने फौरी तौर पर जहाज उतार लिया होगा। कुछ तो अकल इस्तेमाल करो रश, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। ढुलवान पहाड़ी पर तो जीप का चलाना नामुमकिन होता है, जहाज क्या खाक लैंड करेगा? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? रश चिल्ला गया। कुछ नहीं, मैंने बड़े सुकून से कहा। इसके अलावा कुछ नहीं कि असल सूरत हाल जानने के लिए हमें पहाड़ी के ऊपर पहुंचना होगा। मैं उसके जवाब का इंतजार किए बगैर तेजी से पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहां पर मौजूद फलस्तीनी अहमद रश के नजदीक पहुंच गए थे और उससे सवालात कर रहे थे।